बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप की तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त यूएई के मैदानों में भरपूर तैयारियां जारी हैं और जो इंट्रा प्रैक्टिस मैचेस वगैरह चल रहे हैं जिसमें साइम अयूब 11 और सलमान अली आगा 11 इनके मैचेस हुए हैं। कंडीशंस को समझने के लिए ये बॉलर्स ने भी, जब हमने उनकी गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा कि कंडीशन को समझने के लिए इन मैचेस से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और कमोबेश ये तकरीबन 10-15 दिन का ये टेन्योर है जो पहले से जाकर वहाँ पर ये चीज़ें सारा हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, उन कंडीशन को समझने का मौका मिल रहा है। और हमारे कप्तान और कोच और बॉलर्स तो कहने की खासी गर्मी है यूएई में, और इस गर्मी को देखते हुए हम अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के बारे से बात करें। उसके बाद ये एक और अच्छी खबर हॉकी फैंस के लिए कि पाकिस्तान जो है वो प्रो हॉकी लीग में जाने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि फ़ंड्स का इशू था। उधर से न्यूजीलैंड को फ़ंड का इशू था, न्यूजीलैंड ने दस्तबरदार हुआ इस टूर्नामेंट से और फिर पाकिस्तान की जगह, आपको याद होगा कि फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी उस टूर्नामेंट के जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करना था प्रो लीग के लिए। तो अब पाकिस्तान की राह हमवार हो गई है। इसमें 35 करोड़ रुपए दरकार थे जो ओवरऑल बजट चाहिए था इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। उसमें से 25 करोड़ रुपया जो है वो वजारत खजाना देगी, जबकि 10 करोड़ स्पॉन्सर्ड हैं। इसमें फर्दर क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि अमाद भट्ट साहब अभी भी खुश नहीं जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, वो क्या मामला हैं, क्योंकि 2 धड़े, एक हमने देखा पीपल्स पार्टी के अंडर चल रहा है, शाला रजा साहिबा उसे हेड कर रही हैं, एक कुछ साबिक ओलंपियन है यहाँ पंजाब में, उनके अंडर चल रहा है। इसके अलावा अगर बड़ी खबर यह है कि जनाब स्क्वाड्स अनाउंस हो गए हैं। उसके अलावा हम जो अब हैंडबॉल और इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान का 6 रुकनी दस्ता जो है वो पहुंच गया है, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी हिस्सा ले रहे हैं। तमाम तर सूरत पर बात करते हैं, आगाज़ कर लेते हैं क्रिकेट से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद साहब, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, कोच ने भी कहा, बॉलर्स ने भी कहा, कप्तान ने भी कहा कि गर्मी बहुत है दुबई में, और ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, दुबई में गर्मी होती है, बिल्कुल ऐसी है। अब कह रहे हैं कि इन गर्मी को देखते हुए हम जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एक बॉलर पे नहीं रहना, ये अपने बॉलिंग कोच ने कहा कि शाहीन अफरीदी सुपरस्टार बॉलर हैं, इनकी हमें खिदमत जो हैं वो ज़रूरत होगी इनकी, लेकिन इनके अलावा 4 से 5 बॉलर्स हमें चाहिए होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब यहाँ पर स्विंग में मदद मिलेगी। इसका मतलब कि हसन अली जो है वो टीम का मुस्तकिल हिस्सा हो गए, रिवर्स स्विंग में मदद मिलेगी। अब देखना ये कि प्लेइंग 11 कैसे बनती है, क्या ख्याल है, गर्मी को देखते हुए हसन अली को शामिल किया जाएगा? लेकिन सबसे पहले तो ये इंकशाफ करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुबई में गर्मी होती है। तो पाकिस्तान की टीम तो दुबई में सबसे ज़्यादा खेली हुई है, बल्कि आपका होम ग्राउंड था हमारा। बिल्कुल हाँ, दुबई की अगर हम इस स्टेडियम की हिस्ट्री अगर देखें तो यहाँ पहला टेस्ट हमने खेला, यहाँ पहला ओडीआई हमने खेला, यहाँ पहला T20 हमने खेला। 29 T20 मैच पाकिस्तान दुबई में खेल चुकी है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा यूएई की टीम के बाद सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली इंटरनेशनल टीम भी हम है। तो उन्हें अगर अब पता लग रहा है कि वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुझे उन्हें अंदाज़ा हो गया। और ये इसलिए आज से भी जाहिर है कि एक काबिल गौर बात है कि हमारे कोच जो है वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं इस तरह की कंडीशंस को। वो तो बस ये देखते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और डेटा क्या कहता है और प्लेयर्स के मैचअप्स क्या कहते हैं, उसकी बुनियाद पर टीम अनाउंस कर देते हैं। तो चलें, ये अच्छा हुआ कि उन्होंने वहाँ पर कंडीशंस का भी रिगार्ड करना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि हम उसके मुताबिक अब टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए गई थी तो वो भी यही दुबई था जहाँ पर पाकिस्तान को टीम बनाने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा था। उनको ये पता भी नहीं चला कि वहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को लेकर जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर हम एक स्पिनर के साथ चले गए। अब चले, अच्छा हुआ कि अपना स्पिन का उन्होंने जो स्पिनर्स के 2 स्पिनर रखने का कोटा है वो पूरा हो सकता है अगर ये दोबारा से अच्छी एक प्लेइंग इलेवन बनाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जब जाते हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में तो वहाँ पर भी ये एक स्पिनर को खिलाते हैं और दूसरे को रेस्ट करवा देते हैं। साथ में ये साइम से बॉलिंग करवाते हैं, साथ में सलमान अली आगा से बॉलिंग करवाते हैं। और सलमान अली आगा के बारे में भी याद रखें, कौमी टीम में उनकी एंट्री बतौर ऑफ स्पिनर हुई थी। सलमान अली आगा को जब टीम में लाया गया था तो ये कहा गया था कि ये साथ बॉलिंग भी करते हैं ऑफ स्पिनर, इसलिए हम इनको टीम में ला रहे हैं। लेकिन हर बंदा जो है वो मेरा ख्याल है कि शिया मलिक नहीं होता, तो हर बंदे को आप उस पैरामीटर के मुताबिक, उस कैपेसिटी के मुताबिक तोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो रिवायत शुरू हो गई है कि आपने मतलब साइम अयूब का काम जो था वो बैटिंग करना था, इनिंग ओपन करना था, नए बॉल को फेस करना था। वहाँ पर उनको ये कहकर लाया गया था कि पावर प्ले में हमें एक एक्सप्लोसिव बैटर चाहिए जो आकर हमें तेज रन करके दे। साइम अयूब जब से बॉलिंग करना शुरू हुआ है उसकी वो एक्सप्लोसिवनेस पता नहीं कहाँ चली गई है, उसकी वो जो नो लुक शॉट एक मशहूर होती है वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये जो बिट्स एंड पेसेस वाला काम है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लो, थोड़ी सी बैटिंग कर लो, इससे हट के अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर यानी अबरार और सुफियान मुकीम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, अगर इन दोनों को खिलाया जाएगा तो दुबई की कंडीशन से फ़ायदा उठाया जाएगा। दुबई के बारे में एक बात ये याद रखें कि पाकिस्तान टीम को एक चीज़ यहाँ पर बहरहाल एडवांटेज देगी, जो पाकिस्तान टीम का एज है
वो ये है कि दुबई बहुत बड़ा, उसमें को बहुत बड़े रन नहीं बनते। ये ऐसा वेन्यू है कि जहां पर ना बहुत कम रन बनते हैं ना बहुत ज्यादा रन बनते हैं। 140-45 के गिर्द जो है ना, 145 जो है वो बैटिंग फर्स्ट का एवरेज यहाँ पर टोटल है, और 150 से ज्यादा का टोटल टीमों ने जब भी पोस्ट किया है। 46 टाइम्स ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 150 प्लस का टारगेट दिया है, लेकिन वो सिर्फ 12 मरतबा चेज हुआ है दुबई में। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, और खास तौर पर सलमान अली आगा बतौर बैटर जो उनका रोल होगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो कंडीशंस हैं ये उनके स्ट्राइक रेट को और उनकी जो कंसिस्टेंसी है उनको सपोर्ट करती हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा बैटर लाजमन चाहिए जिसकी वजह से बाबर आजम को भी टीम में वापस लाने की बातें हो रही हैं। तो दुबई में अगर पाकिस्तान के हम नंबर्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो 29 मैच पाकिस्तान ने खेले हैं, 15 मैच पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर जीते हैं, और 14 मैच में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब जब यहाँ पर ड्यू आई है तो उस वक्त ये देखना पड़ता है कि टॉस कौन सी टीम जीती है। तो जितने अब तक मैचेस होस्ट किए हैं दुबई ने, उनमें से 56% मैचेस में ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम मैच भी जीत गई थी, क्योंकि यहाँ पर जब ड्यू आती है सेकेंड इनिंग में, जब ओस पड़ती है, तो वो समटाइम मैचेस का जो डिफाइनिंग फैक्टर होता है वो बन जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक तो अच्छी प्लेइंग 11 बनाना, उसके बाद कंडीशन को समझना, और फिर ये दुआ करना कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतने में कामयाब हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है इस मौसम में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, डेफिनेटली इनकी इसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं होता है। आपने अब अपने बॉडी को वार्म अप भी करना है, उन कंडीशंस को समझना भी है। क्या समझते हैं अब जो प्लेइंग 11, अब हमारे बॉलिंग कोच ने ये भी कह दिया कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, ऑल्दो इनको तब नहीं पता था चैंपियंस ट्रॉफी के जब मैचेस हम खेलने गए थे। एक बड़ा इम्तिहान होगा 29 अगस्त को, जो कि इसी वीक सैटरडे को पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। अब आपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात की कि सुफियान और इब्रार दोनों को खिलाना पड़ेगा, दैट वुड बी ग्रेट, लाइक हेल्प एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। अफगानी स्पिनर्स के बारे में क्या ख्याल है? उसमें राशिद खान खुद लीड कर रहे हैं, वो जब चाहें आएंगे और वो अपना 4 का कोटा डेफिनेटली पूरा करेंगे। उसके बाद उनके पास दीगर ऐसे लीथल हथियार मौजूद हैं स्पिन की शक्ल में, और वो ज़्यादातर रिलाई भी स्पिन डिपार्टमेंट भी करते हैं। तो अगर इनको कंपेयर किया जाए तो फिर तो अफगानिस्तान खासा टफ टाइम देगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के बारे में जो एक अंडरडॉग का टैग लगा होता था वो अब उतर चुका है। अफगानिस्तान T20 के अंदर एक प्रॉपर असेंबल्ड साइड हमें नजर आती है, जो अब किसी भी टीम को हरा दे तो वो अपसेट तस्वुर नहीं होगा। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो अफगानिस्तान को लाइटली नहीं लेना, जो कि यकीनन वो नहीं ले रहे होंगे, उन्हें भी इस खदशे का अंदाजा होगा। बिल्कुल सही है। और आखिरी बार जब हम UAE में इनके साथ सीरीज खेलने गए थे, आपको याद होगा शारजा में वो सीरीज हुई थी और पाकिस्तान वो सीरीज हार गया था शादाब खान की कप्तानी में। अब शारजा और दुबई की कंडीशन में भी थोड़ा सा फर्क है। अफगानिस्तान की टीम जब जब शारजा में खेली है तो वो एक ऐसी टीम नजर आती है जैसे बांग्लादेश की टीम अपने होम में किसी भी टीम को हरा देती है, तो अफगानिस्तान की टीम शारजा में ये सलाहियत रखती है कि वो किसी भी टीम को हरा दे, बल्कि शारजा में वो फेवरेट हो जाते हैं। और वहां पर जो स्पिन अटैक है वो आप वहां पर अक्सर देखें तो मुजीबुर रहमान जो उनके स्पिनर हुआ करते थे, उनसे वो ओपन करवा देते थे इनिंग्स। और मोहम्मद नबी भी कभी कभार जो है पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाते थे। तो मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, नूर अहमद हैं इनके पास जो स्पिनर हैं, और आप ये देखें कि इन स्पिनर्स के साथ वो कंसिस्टेंटली खेलते हैं, जहां भी वो जाएं इन स्पिनर्स को वो हर जगह पर चांस देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। तो अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाना भी एक कैपेबिलिटी मैं समझूंगा, और उसके मुताबिक अपनी टीम को बना लेना और प्रेशर को एब्जॉर्ब करना ऑन द डे, ये मैं समझता हूं कि वो खसूसियात हैं जो अफगानिस्तान की टीम को यहां पर लेकर आई हैं। साथ ही साथ आप उन्हें देखें तो उनका जो बैटिंग यूनिट है उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं, वो मुस्तकिल रन कर रहे हैं। एक नए प्लेयर सदीकुल्लाह अतल जो है वो उनकी टीम में आए हैं, जो गालिबन पाकिस्तान के अगेंस्ट शायद इससे पहले एक आध मैच खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले, लेकिन वो भी अब उनकी टीम का कंसिस्टेंट हिस्सा है जो उनके यूथ रैंक से आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान के साथ टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को। ये 2 मैच होने हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान की टीम ये 2 मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो एशिया कप में जाने से पहले पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिलेगा, पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और पाकिस्तान अपोजिंग टीम्स को ये पैगाम भी देगा कि हम एक फॉर्मिडेबल T20 साइड को हराकर यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान बिल्कुल भी एक आसान टीम नहीं है UAE की कंडीशंस के अंदर, जो कि अपीरेंटली अभी खासा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह की अभी वैसे लास्ट अफगानिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली है, सब कोई है अंदाजा उनका ट्रैक रिकॉर्ड? जैसे देखिए, अफगानिस्तान ने जो शारजा में सारी सीरीज खेली हैं वो तो अफगानिस्तान ने विन की हैं, 2-1 से उन्हें आखिरी जो 4 सीरीज हैं वो उन्होंने वहां पर विन की हैं। राशिद खान जो है वो अभी इंजरी से यकीन वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंजरी का रिकवरी टाइम पूरा किया है, और उसके बाद वो भी हमें
रिदम के अंदर जो है वो आते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस ट्राई सीरीज में। एशिया कप की तैयारी के लिए ये एक अच्छा मैच हो सकता है, और एशिया कप की तैयारी के लिए ही तो ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो रखी गई है, यूए में शामिल किया गया है। मेजर जो कंसर्न है पाकिस्तान का अगेंस्ट अफगानिस्तान है कि अगर हमने इनके स्पिनर्स को खेल लिया, इन कंडीशंस को अब्जॉर्ब कर गए हमारे बैटर्स और समझ गए अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली हम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म, अच्छा डिलीवर कर सकते हैं अगेंस्ट इंडियंस और श्रीलंकन, जो कि टाइटल का दिफा तो श्रीलंका ने करना है और फाइनल में हमें शिकस्त भी हुई थी। बहरहाल आगे चलकर इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और प्रैक्टिस मैच हुआ जिसमें हमने देखा अपनी जो खामियां उनको दूर करने की कोशिश की गई और जिस तरह से पहले भी आपको बताया कि जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक जो मुझे बेहतरी दिखाई दे रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट में और यही वो बॉलर हैं जिन्होंने कमाल कर दिखाना है इस ट्राई नेशन सीरीज़ में भी और आगे आने वाले में। अच्छा, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। अभी हमने देखा एक मैच में हारिस कप्तानी कर रहे थे, फिर हमने देखा कि साइम कप्तानी कर रहे हैं, आगा भी कप्तानी कर रहे हैं। तो सब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर वाइस कप्तान के तौर पर कोई सामने आता है या फिर कप्तान बाहर जाता है तो मैदान की क्या सूरत होती है। इस तरह से मेरे ख्याल कॉम्बिनेशन आजमाए जा रहे हैं। देखिए, मोहम्मद हारिस को तो उन्होंने कप्तान इसलिए बनाया था कि वो लीडर हैं, बड़े बेबाक फैसले करते हैं और समटाइम्स उनकी ये जो बेबाकी है वो हमें पिच के ऊपर भी नज़र आ जाती है। वो आते हैं, हिट मारते हैं, बल्ला चलाते हैं और आउट भी हो जाते हैं। तो मोहम्मद हारिस ने पिछले मैच में कप्तानी की, इस मैच में जो है वो साइम अयूब ने कप्तानी की और ये मैच खेला गया सलमान आगा 11 और साइम अयूब 11 के दरमियान। ये प्रैक्टिस मैच थे जो कि स्नैरियो बेस्ड मैचेस होते हैं समटाइम्स, लेकिन ये जो है प्रॉपर T20 2 मैचेस खेले गए हैं। इसमें पाकिस्तान की टीम ने कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश की है। ये जो दुबई का रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को अच्छी बात है कि वहाँ पे जाकर कंडीशन में समझ में आएगी। लेकिन जो सवाल आपने पूछा जा रहा है उसमें तो मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक में भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं हमें और मुझे लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनको कंसीडर कर रही है T20 फॉर्मेट के लिए। तो मोहम्मद हारिस के साथ अब दूसरे मैच में साइम अयूब को आजमाने के बाद जाहिर है कंपटीशन भी देना होता है और कंपटीशन इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब तक आप किसी को कंपटीशन नहीं देंगे और उसको एक इजी रन देंगे तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकेगा जब वो बिगर स्टेज के ऊपर आकर परफॉर्म करने का उसका वक्त आएगा। इट्स टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान की टीम इसमें से मोहम्मद हारिस को या साइम अयूब को फ्यूचर कप्तान के तौर पर देख रहे हैं या नायब कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये वो ऑप्शंस हैं जिनको अब पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते हुए 2-2 3-3 साल हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लड़कों ने साइम अयूब थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका आगाज़ बहुत शेकी था, बहुत ज़्यादा उनको मौके दिए गए। उसके बाद कुछ इनिंग्स वो खेलने में कामयाब हुए। लेकिन मोहम्मद हारिस की अभी तक पाकिस्तान के लिए सिवाय एक सेंचुरी जो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट की थी कजाफी स्टेडियम की पिच के ऊपर और वो जो पहला मैच उन्होंने खेला था डेब्यू में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 30 रन उन्होंने बनाए थे, उसमें 2-3 शॉट्स उन्हें अच्छी लगाई थी। उसके अलावा कोई ऐसी कंसिस्टेंट चीज़ हमें नज़र आती नहीं है। एक तो इन लड़कों को मैं समझता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख की खुशकिस्मत तरीन लॉट है क्रिकेटर्स की जिनको ये भी दबाव नहीं है कि ये रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इनको रिप्लेस करने के लिए कोई इनको पता नहीं कि बेंच पे कोई बैठा नहीं। तो ये जिस तरह से भी आए अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते हैं, चले जाते हैं, परफॉर्म हो ना हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान इनको देख रहा है। लेकिन बहरहाल यही अब वो ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में जिनको पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता हुआ और जिनको कम्पीट हम करने जा रहे हैं, जिनसे हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, उनके जो बेंच पर लड़के बैठे हैं उनके भी जो ये स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 135 के स्ट्राइक रेट लेके इसमें एक और फैक्टर भी है ना। आप अगर इंडिया का उसको ले ही गए हैं बीच में, सूर्य कुमार यादव जो है 2012 में उनका डेब्यू हुआ आईपीएल में, जो कप्तान है इंडिया के T20 साइड के, और आप जानते हैं कि वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं और कोई फॉर्मेट वो नहीं खेलते हैं। ओडीआई में कुछ मैचेस वो खेलने के लिए आए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, एक आध इनिंग भी उन्हें वहां पर खेले, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ T20 तक महदूद रह गए। 9 साल तक वो आईपीएल खेलते रहे, लेकिन उनको भी एक सर्टेन फर्स्ट क्लास मैचेस के नंबर्स खिलाने के बाद इंडिया की T20 टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो सूर्य कुमार यादव के फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद भी 83 है। इन पूरी टीम के अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस कंबाइन निकालें ना इन सारे लड़कों के, तो वो भी शायद 83 नहीं बनेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेयर बनने हैं उस प्लेटफॉर्म की जानिब इनको भेजा ही नहीं जा रहा। मोहम्मद हारिस के 5 फर्स्ट क्लास मैच थे, वो 5 के 5 ही हैं। साइम अयूब को के एक अच्छा सीजन खेल कर आए हैं फर्स्ट क्लास तक, आजम ट्रॉफी में उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वो आए भी उसी डोमेस्टिक सीजन से हैं। तो आपको उन दोनों के बैटिंग के अंदर जो मेच्योरिटी का आंसर है वो साइम की बैटिंग में ज्यादा नजर आता है।
तो प्रॉब्लम ये है कि इन लड़कों को जो इतना अरसा हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, इतना लॉन्गर रन आपने उनको दे दिया है टीम के साथ, ये कब ग्रूम करेंगे, कब ये सीखेंगे, कब इनकी बैटिंग में, इनकी गेम के अंदर वो मैच्योरिटी नजर आएगी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दरकार होती है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब जरा क्रिकेट से हटकर बात करते हैं, हॉकी की बात कर लीजिए। प्रो लीग जो कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को जो है अब वो स्पॉन्सर करने की और शिरकत की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि पैसा भी हम देंगे। वजारत ख़जाना जो है कमोपेश अहमद सही साहब 35 करोड़ रुपया टोटल लगना था इस इवेंट में। न्यूजीलैंड आप देखें ना, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जो है उसने कहा कि हमारे पास नहीं है, इतना पैसा नहीं है इस हॉकी लीग को खेलने के लिए, तो उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, पाकिस्तान को मौका मिल गया। अब 35 करोड़ में से 25 करोड़ रुपया वजारत ख़जाना देगी, ये तय हो गया। 10 करोड़ रुपया स्पॉन्सर से हासिल किए जाएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। होप फॉर द बेस्ट कि ये मामला भी सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो अमाद भट्ट साहब ने कहा कि खुशी तो मुझे है, ग्रीन सिग्नल मिल गया, अच्छी बात है, तैयारी का टाइम भी हमारे पास है, हम अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि इतना पैसा आप देते रहे, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी कि डेली अलाउंसेस का मसला अभी भी जूं का तू ही है। मेरा ख्याल डेली अलाउंस का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक ये दो धड़े जो हैं, जो एक कहता है कि हमारी इजारादारी, दूसरा कहता है हमारी है, ये मामला जब तक सेटल डाउन नहीं होता, मुझे लगता है कि नकवी साहब को चाहिए, बीइंग लाइक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको चाहिए कि इसमें कोई ना कोई असर रसूख इस्तेमाल करके ना ये इसका तो कोई कटी कटा निकाल लेना। देखें, ये जो हॉकी का मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान प्रो लीग में जा रहा है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूजीलैंड के पास फंड्स ना होने की जो बात है ना, उसमें ज़ाहिर है एक फैक्टर ये बहुत ज़्यादा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आबादी बहुत कम है और वहाँ पर लोगों के पास खेलने के लिए हॉकी और क्रिकेट के अलावा भी बेतहाशा गेमें हैं। तो वहाँ पर एथलेटिक्स है, वहाँ पर फुटी है, वहाँ पर फुटबॉल है, वहाँ पर बहुत सारी और गेम्स खेली जाती हैं। तो वो एक आध लीग इस तरह की स्किप कर भी जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। और जाहिर है कि उनके जो फंड्स हैं वो बाकी खेलों के अंदर भी बराबर लग रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने प्रो लीग से जो है वो स्टेप डाउन किया। और ये बात याद रखें कि प्रो लीग में ऐसी टीम्स आती हैं जो दुनिया की टॉप 8 टीम्स होती हैं, टॉप 8 टीम्स जो है वो इसमें खेलती हैं। और पाकिस्तान जो है वो अभी रैंकिंग में नेशनल लीग में पाकिस्तान आता है, जो 8 टीमों के बाद वाली जो अगली 8 टीमें होती हैं वो नेशनल लीग खेलती हैं। पाकिस्तान 14वें-15वें नंबर की इस वक्त टीम है FIH के रैंकिंग के मुताबिक। तो प्रो लीग में शिरकत एक तो इस सेंस में बहुत अच्छी होगी कि पाकिस्तान अगर वहां पर 1-2 अच्छे मैचेस जीतने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की अपनी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है। और पाकिस्तान का जो खेल का स्टैंडर्ड है वो जाहिर है उन टीमों के साथ खेल के, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इन जैसी टीमों के साथ खेल के पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होगा। लेकिन जो आपने फंड्स की बात की है, देखें, फंड्स की कमी का मसला तो कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान की किसी भी फेडरेशन के। अच्छा, आप फुटबॉल को देखें, आप हॉकी को देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी इवन आप ये देखें कि अगर स्पॉन्सर की आप बात करें, स्पॉन्सर को लाने की बात कर रहे हैं, तो अरशद नदीम ने जब एक गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए तो कितने लोग तैयार हो गए यहाँ पर पैसे देने के लिए। मेरा ख्याल है यहाँ पर पैसा बहाया गया उनके लिए। तो आप जब तक कोई सक्सेस स्टोरी लेकर नहीं आएंगे ना, उस वक्त तक आपके लिए स्पॉन्सर्स पैसे लेकर नहीं आएंगे। जब तक आप कोई चीज जीत कर नहीं आएंगे उस वक्त तक स्पॉन्सर्स आपके ऊपर क्यों पैसे इन्वेस्ट करें। जाहिर है आजकल दुनिया इतनी तेज हो गई है कि सक्सेस स्टोरीज के पीछे लोग भागते हैं। तो कप्तान इमाद भट्ट हैं, उनको हमारे नए ख्वाहिशात भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को ब्रेक थ्रू करे, पाकिस्तान की हॉकी किसी टूर्नामेंट को विन करेगा कि ये फाइनल तक तो पहुंचते हैं लड़के। और ये भी काबिल दाद बात है, काबिल तारीफ बात है कि वो डेली अलाउंस ना मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान का जो लोगो है, पाकिस्तान का परचम है, उसको सीने पर सजाए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस मसले को भी हल होना चाहिए। लेकिन यकीनन हमें यहाँ पर हॉकी के अंदर इस वक्त एक सक्सेस स्टोरी की बहुत अशद जरूरत है। जो फंड्स का मसला है उसमें देखें, फंड्स अब मिल तो रहे हैं, करोड़ों के फंड्स हैं ये, लेकिन इन फंड्स की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? यस, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये बात नहीं पता कि हॉकी में 2 धड़ों का मसला है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये नहीं पता कि जो फंड्स आते हैं ऊपर से, ये ऊपर वाले खुद खा जाते हैं, नीचे तक ये पहुंचने ही नहीं देते। तो प्रॉब्लम फंड्स की कमी का नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है कि एक ही बंदा है जिसकी निशानदेही आपने कर दी है, और वो मोहसिन नकवी साहब है, जो कि वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के। वो इतनी अथॉरिटी रखते हैं कि वो इस स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी इन्वॉल्व हों। PCB ने भी यकीन दहानी करवाई थी कि अगर हॉकी के प्लेयर्स को जरूरत पड़ी माली मामला में तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो माली मामला जहां तक ताल्लुक है तो फंड्स की कमी का इशू नहीं है, इशू उन फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल होने का है। हॉकी पाकिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट में खेली जाती थी, आज भी 4 डिस्ट्रिक्ट में खेली जाती है। लाहौर इतना बड़ा शहर है, आप मुझे गिनकर बताएंगे लाहौर शहर में कितनी टर्फ बिछी है पिछले 10 साल में हॉकी की, आपको नहीं नजर आएंगी। वो जो 3-4 जगहों पर हॉकी खेली जाती थी क्लब्स के अंदर, अभी तक भी वहीं पर खेली जाती है। तो फंड्स का जो इस्तेमाल है, जो प्लेयर्स तक उसकी
जो ट्रांसफर होना है पैसा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है हॉकी का, उसके ऊपर के रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। और ये काम करना पड़ेगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, किसी बंदे को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो सियासी जमातों का जो असर रसूख आ गया है हॉकी के अंदर, एक उधर पीपल्स पार्टी का धड़ा है, यहाँ पर कुछ ओलंपियंस हैं जिनका ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है बहरहाल। तो ये जो हेजिमनी जब तक नहीं टूटेगी इन दो ग्रुप्स की, उस वक्त तक हॉकी के जो ये फंड्स का मसला है, इसके अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ये हल नहीं होगा। और इस वक्त एक ही राइट आदमी हमें नजर आता है जो हमारे स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस मामले को हल करने के लिए। अब हमारे पास राइट टाइम इसलिए है कि अब हम इलीट टीमों के साथ खेलने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हमको ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होते हैं, यहाँ पर हमको सक्सेस स्टोरी लाने में कामयाब होते हैं, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में हॉकी का खोया हुआ जो मकाम है, जो ओलंपिक्स में और वर्ल्ड कप में हमें नजर आता था, उसको हम रिवाइव करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जरा क्विकली हम बात कर लेते हैं जनाब, जापान में मेरे ख्याल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है। अरशद नदीम का आपने जिक्र किया, तो अरशद नदीम भी इसका पार्ट है। ऑल्दो इनके कुछ इंजरीज को लेके कोई मसले मसाइल थे, फिटनेस को लेके मसले मसाइल थे, जिसमें एक इवेंट में इंपॉर्टेंट इवेंट में डायमंड लीग से दस्तबरदार हुए थे। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अब वो फिट होंगे तो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब हॉकी क्रिकेट से हट के भी पाकिस्तान जो है दीगर खेलों पर फोकस कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें माननी चाहिए। अभी वॉलीबॉल की भी आगे खबर आएगी, फिर हमने देखा फुटबॉल में भी थोड़ी बहुत हिलजुल हो रही है, हरकत हो रही है। हॉकी में तो चलो रहती थी, इससे हटकर अब जो है पाकिस्तान फुटबॉल में पाकिस्तान ने जो है वो बाहर के कोचेज रखे हैं अपनी नेशनल टीम के लिए भी और अंडर 23 के लिए भी। तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी की जा रही है, और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जो है इस पर फोकस कर रही है कि खेल जो है वो एक तरक्की का राज भी हो सकती है, आपकी इकोनॉमी को सहारा दे सकते हैं, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सकता है। तो एथलेटिक चैंपियनशिप के हवाले से क्या आपके पास खबर है? अरशद नदीम के साथ साथ कोई और भी जा रहे हैं? 6 रुकनी गालिबन ये दस्ता है। जी हाँ, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में खेल जानी है 13 सितंबर से। इसमें खुशी की बात तो ये है कि जो हमारे चैंपियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद नदीम, वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हमें वो एक्शन में दिखाई देंगे, और जाहिर है कि जब से उन्होंने वो जीता है, पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, उस वक्त से वो तवज्जो का मरकज़ तो होते हैं हर तरह की लीग्स के अंदर। इससे पहले डायमंड लीग जो जेवलिन और जो एथलेटिक्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, उनका जो वर्ल्ड टूर की सबसे बड़ी लीग है डायमंड लीग, वहाँ पर वो शरीक होने में कामयाब नहीं हुए थे क्योंकि उनके कुछ इंजरी कंसर्न्स थे। तो उस इंजरी से रिकवर होने के बाद अब अरशद नदीम हमें जो है वो इस टूर्नामेंट में जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर कौमी दस्ते की बात करें तो इसमें कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट, इनके साथ जा रहे हैं। डॉक्टर अली शेर बाजवा हैं, वो भी इनके साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के ब्रिगेडियर रिटायर वजाहत हुसैन और लेफ्टिनेंट कर्नल शाह साहब जो हैं वो भी टोक्यो इस दस्ते के साथ जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस दस्ते में भी आपको प्लेयरों से ज्यादा जो है वो नॉन प्लेइंग स्टाफ एक बंदे के साथ भी बाकी स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं। देखें, यकीनन 1-2 लोग तो उसमें जाने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि रेलेवेंट लोगों को वहां पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी इवेंट के अंदर जाते हैं तो उस इवेंट के अंदर इतना टाइम नहीं होता, और किसी प्लेयर को इतना ज्यादा इंगेज नहीं करना चाहिए लोगों के साथ कि उसकी तवज्जो जो है वो नॉन इश्यूज के ऊपर ज्यादा हो और सैर सपाटे के ऊपर ज्यादा हो। इवेंट खत्म होने के बाद आप सैर सपाटे करते रहें, अल्लाह खैर करे, आप कोई ट्रॉफी या गोल्ड मेडल लेकर आए तो उसको यहाँ अपने मुल्क में आके सेलिब्रेट करें। जिस तरह अरशद नदीम लेकर आए थे तो पूरे मुल्क में रौनक लग गई थी। तो ये मतलब प्रैक्टिस हर खेल के अंदर, आप हॉकी में भी देखें, आप फुटबॉल में भी देखें, दीगर स्पोर्ट्स में भी देखें, तो प्लेयर से ज्यादा जो है वो नॉन प्लेइंग स्टाफ भेजा जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहां पर प्लेयर से ज्यादा जो है वो नॉन प्लेइंग स्टाफ जो है वो साथ गया था। तो ये फंड्स का जिस अभी कमी की आप बात कर रहे थे, तो ये भी फंड्स की अकाउंटेबिलिटी के अंदर शामिल है कि ये देखा जाए कि कौन कौन लोग वहां जाना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा लोग साथ जा रहे हैं उनका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, ये भी फेडरेशन के ऊपर ही बोझ जाता है। तो अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी वाले मामला पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगेन इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। और दीगर स्पोर्ट्स की बात की तो हैंडबॉल के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो हैंडबॉल उसमें भी पाकिस्तान जो है उनका वो दस्ता और वो टीम जो है वो खासी एक्टिव दिखाई दे रही है। और वही बात आ जाती कि पहले सिर्फ फोकस सारा क्रिकेट पे था, हॉकी पे था, अब उससे हट के भी दीगर है। तो हैंडबॉल के हवाले से भी एक खबर थी, वो भी ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। जी, पाकिस्तान की जो हैंडबॉल टीम है वो जा रही है, 6 मुल्क की हैंडबॉल टूर्नामेंट हो रहा है मालदीव्स के अंदर। इसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही है, भारत की टीम खेल रही है, जनूबी अफ्रीका की टीम इसमें खेलेगी, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ये टीमें हैं। तो पाकिस्तान और भारत का टाकरा जो है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। 17 से 22 सितंबर तक ये खेली जाएगी। जो लोग हैंडबॉल में दिलचस्पी रखते हैं या जो हमारे कारीन इस वक्त देख रहे हैं इस फुटेज को, उनकी दिलचस्पी के लिए मैं अगर इसके कुछ रूल्स बता दूं हैंडबॉल के, तो ये जो बीच हैंडबॉल है, ये रेगुलर जो हैंडबॉल इंडोर हैंडबॉल होती है उससे छोटा इसका जरा कोर्ट होता है, 27 मीटर जिसकी लेंथ होती है और 12 मीटर की इसकी विड्थ होती है। इसमें 4 प्लेयर होते हैं एक टीम के लिए, 8 प्लेयर होते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट होते हैं, 4 प्लेयर खेल रहे होते हैं जिनमें एक गोलकीपर और 3 जो है वो ऑन फील्ड प्लेयर होते हैं।
इसकी स्कोरिंग का जो सिस्टम है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें एक तो नॉर्मल गोल है जिसका एक ही गोल मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है। एक स्पेशल गोल होता है जिसके 2 पॉइंट दिए जाते हैं। अच्छा, वो 3 सूरतों के अंदर हो सकता है। एक सूरत तो ये होती है कि गोलकीपर जो है वो डायरेक्ट हाथ से बॉल फेंके अपोजिंग गोल के अंदर और वो गोल स्कोर करे तो 2 गोल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो ऑन फील्ड जो प्लेयर खेल रहा है वहां पर ऑन फील्ड, वो हवा में जंप लेकर बॉल को कैच करे और नीचे आने से पहले ही वो शूट, अगर हाथ से शूट करके गोल कर दे तो उसकी सूरत में भी उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। इसके लिए कैंपा की जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है हैंडबॉल के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्लेयर जंप लेके अगर 360 डिग्री पर बॉल मूव करके कीपर को डॉज करे तो उस सूरत में भी 2 पॉइंट्स काउंट होते हैं। 10-10 मिनट के 2 हाफ होते हैं हैंडबॉल के अंदर, और अगर मैच बराबर हो तो इसका फैसला जो है वो शूट आउट पर होता है। इसमें एक और दिलचस्प रूल ये है कि 3 सेकंड से ज्यादा कोई भी प्लेयर अपने पास बॉल नहीं रख सकता है, उसको बॉल पास करनी है। और 3 सेकंड से ज्यादा कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर को ड्रिबल किए बगैर भी अपने पास बॉल नहीं रख सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। इसकी फुटेज भी यहाँ पर चल रही है, तो मेरा पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला यहाँ पर भी शायकीन जो है उसको देखने के लिए डेफिनेटली आने वाले शोज में फर्दर भी बात करेंगे और करेंगे कि इस टीम को मजीद जो है सपोर्ट किया जाए, हर तरीके से सपोर्ट किया जाए, हर प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट और हॉकी से हटकर दीगर स्पोर्ट्स पर भी बात की जाए। आने वाले शोज में यकीनी तौर पर हम इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।